हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज दोस्तों आप पढ़ने वाले हैं विषय 2, राजा, किसान और नगर। ठीक है। और देखिए इसका नाम क्या है, कहाँ से कहाँ तक पढ़ने वाले हैं। आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। समय क्या रहेगा, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का जो समय है उसको आप इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। इसके पहले वीडियो में आपने विषय 1 आपने पढ़ लिया है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में था। ठीक है। और आज आप जो है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच का समय का अध्ययन करेंगे। ठीक है। इसके पीछे मैंने अपलोड कर दिए हैं क्लास 6 से क्लास जो है 12 का पहला अध्याय तक मैंने आपका कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। ठीक है। अब आ जाइए क्लास 12 का विषय 2 अध्याय 2 आप लोग अध्ययन करें। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप की विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता ख़त्म हुई, आपने पिछले अध्याय में देखा है ना। उसके बाद देखिए 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। और आप लोग दोस्तों ध्यान दीजिए, इस अध्याय में केवल जो है एनसीईआरटी बुक्स से ही आप अध्ययन करेंगे, साथ साथ और भी जानकारी मैं आपको दूंगा, है ना। तो और स्किप नहीं करना है आपको, ध्यान दीजिए, बहुत सारी जानकारी आपको और भी मिलने वाली है एनसीईआरटी बुक के अलावा। तो ध्यान से पढ़िए, बहुत ही परीक्षा में बहुत ही कई बार पूछे जाने वाले प्रश्न इससे बन रहे हैं, डायरेक्ट बन रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए। देखिए, उसके बाद यही वह काल था जब सिंधु नदी और उसकी उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया। ठीक है। अब ऋग्वेद का जब अध्ययन किया गया तो आपको मैंने आर्य सभ्यता के बारे में पूरा डिटेल से विस्तार पूर्वक मैंने अध्ययन कराया है, अपलोड भी किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए। डीप नॉलेज आप चाहते हैं, अच्छा आप नंबर परीक्षा में चाहते हैं, तो सारे वीडियो मैंने पीछे अपलोड किए हैं शुरू से, स्टोन एज से लेकर के आधुनिक इतिहास तक मैंने अपलोड कर रखे हैं। तो आप एक एक करके सारे देख डालिए, है ना, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए यदि इतिहास से संबंधित कोई भी आप परीक्षा देने वाले हैं। आगे देखें, उत्तर भारत, दक्कन, पठार क्षेत्र और कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में कृषक बस्तियां अस्तित्व में आई। साथ ही दक्कन और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चरवाहा बस्तियों के प्रमाण भी मिलते हैं। ईसा पूर्व पहली सहस्त्राब्दी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके भी सामने आए, जिसमें महापाषाण के नाम से ख्यात पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे मिले हैं। ये महापाषाण के टॉपिक के बारे में भी आप पीछे के वीडियो में पढ़ चुके हैं। कई स्थानों पर पाए गए कि शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे से बने उपकरण और हथियारों को भी दफनाया गया था। यहाँ पे आप चित्र 2.1 यहाँ पे आप देख रहे हैं। यह अभिलेख सांची मध्य प्रदेश में, यहाँ मध्य प्रदेश के सांची स्थान पर ये पाया गया है। लगभग द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का ये आपके सामने दिख रहा है ना। ये अभिलेख है ना। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अभिलेख क्या होता है, जैसे किसी ठोस पदार्थ पे या पत्थर पे खुदा हुआ हमें पाया जाता है, जिससे कि जानकारी हमें काफ़ी प्राप्त हुई है। अशोक के भी आप अभिलेख देखें, जिससे कि हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं। अभी अभिलेख के बारे में और डिटेल में आपको बताऊंगा। आगे देखें, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से नए परिवर्तनों के प्रमाण मिलते हैं। शायद इनमें सबसे ज़्यादा मुखर
आरंभिक राज्यों, साम्राज्यों और रजवाड़ों का विकास है। इन राजनीतिक प्रक्रियाओं के पीछे कुछ अन्य परिवर्तन थे। इनका पता कृषि उपज को संगठित करने के तरीके से चलता है। इसी के साथ साथ लगभग पूरे उपमहाद्वीप में नए नगरों का उदय हुआ। ठीक है। इतिहासकार इस प्रकार के विकास का आकलन करने के लिए अभिलेखों, ग्रंथों, सिक्कों तथा चित्रों जैसे विभिन्न प्रकार के स्रोतों का अध्ययन करते हैं। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, यह एक जटिल प्रक्रिया है और आपको यह भी आभास होगा कि इन स्रोतों से विकास की पूरी कहानी नहीं मिल पाती है। ठीक है। अब आइए, अगला पॉइंट हमें पढ़ने को मिल रहा है प्रिंसिप और पियदस्सी। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट, इसे भी आप गौर करें। अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहते हैं। ठीक है। अब जो अभिलेखों का अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं? अभिलेख शास्त्र कहते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़िए, प्रिंसिप और पियदस्सी के नीचे आ जाइए। भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति 1830 ईस्वी के दशक में हुई। ठीक है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला। ठीक। इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया। प्रिंसेप को पता चला कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर पियदस्सी का अर्थ क्या है? मनोहर मुखाकृति, है ना, वाले राजा का नाम लिखा है। ठीक। पियदस्सी मतलब समझिए आप, मनोहर मुखाकृति, हैं? ठीक है, वाले राजा का नाम लिखा है। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी लिखा है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। इस शोध से आरंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को नई दिशा मिली, क्योंकि भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख शासकों की वंशावलियों की पुनर्रचना के लिए विभिन्न भाषाओं में लिखे अभिलेखों और ग्रंथों का उपयोग किया। परिणाम स्वरूप 20वीं सदी के आरंभिक दशकों तक उपमहाद्वीप के राजनीतिक इतिहास का एक सामान्य चित्र तैयार हो गया। इसके बाद विद्वानों ने अपना राजनीतिक इतिहास के संदर्भ की ओर लगाया और यह छानबीन करने की कोशिश की कि क्या राजनीतिक परिवर्तनों और आर्थिक तथा सामाजिक विकासों के बीच कोई संबंध था। ठीक है। शीघ्र ही यह आभास हो गया कि इनमें संबंध तो थे, लेकिन संभवतः सीधे संबंध हमेशा नहीं थे। ठीक। और देखिए, यहाँ पे अभिलेख के बारे में आप जानकारी समझ लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ें। अब देखिए, अभिलेख क्या है? अभिलेख को समझें आप। अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर खुदे होते हैं, है ना। अभिलेख उन्हें कहते हैं। अभिलेख क्या होता है? ध्यान दीजिए, पत्थर, धातु, है ना, कोई कड़ा धातु है या पत्थर है, मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर खुदे होते हैं। ठीक है। अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। ठीक है। जैसे आप अगर पुराने, जैसे अभी गांव में कोई पुराना कुआं आप देखते होंगे, है ना, तो उसमें जब आप कुआं कोई जो बनवाता था, उसमें भी आप देखते होंगे नीचे साइड में या कुएं के सामने ही पट्टी लगी रहती थी, है ना। पट्टी पे नाम खुदा रहता था कि किसने इस कुएं को बनवाया है, कब बनवाया है ना। तो ये सब जो है, इसी प्रकार
ये सारे अभिलेख जो है आ जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, अभिलेखों का अर्थ मतलब समझ रहे हैं। अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियाँ, क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते हैं जो उन्हें बनवाते थे। जैसे कि अशोक के जो कई सारे अभिलेख मिले हैं, उसने अपने जो उपदेश हैं या जो प्रजा से उसका संवाद है, उसने जो है अभिलेख पे जो पत्थर है उस पे जो है खुदवाया था, है ना, जो कि आज भी हमें जानकारी प्राप्त होती है उस अभिलेख से। और अभिलेख का फ़ायदा ये है कि बहुत लंबे समय तक ये बना भी रहता है। जैसे मान लीजिए कोई अभी किताब ही है, आप देख लीजिए, अगर लिखा जाए तो उसकी लाइफ कितनी होगी, है ना। और लेकिन यदि पत्थर पे खुदा होगा तो उसकी लाइफ कितनी होगी, आप समझ सकते हैं कि जो अभिलेख हैं जो पत्थर पे खुदे हुए हैं या ठोस पदार्थ पे खुदे हुए हैं, उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा रहेगी, है ना। जैसा कि आज भी हमें काफ़ी जो जानकारी प्राप्त अशोक की हुई है वो अभिलेखों से हुई है ना, जो कि पत्थर पे खुदे हमें प्राप्त हुए हैं। आगे देखें, इनमें राजाओं के क्रियाकलाप तथा महिलाओं और पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का ब्यौरा होता है। यानी अभिलेख एक प्रकार से स्थायी प्रमाण होते हैं। कई अभिलेखों में इनके निर्माण की तिथि भी खुदी होती है। जिन पर तिथि नहीं मिलती उनका काल निर्धारण आमतौर पर पुरा लिपि अथवा लेखन शैली के आधार पर काफ़ी सुस्पष्टता से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए लगभग 250 ईसा पूर्व में अक्षर अ इस प्रकार लिखा जाता था। ठीक है, ध्यान दीजिए, 250 ईसा पूर्व में अक्षर अ कैसे लिखा जाता था, इस प्रकार, ये देखिए, है ना, इस प्रकार लिखा जाता था। और 500 ईसा पूर्व में यह कैसे लिखा जाता था, ये देखिए, इस तरह, है ना, इस प्रकार लिखा जाता था। तो अब आप आसानी से समझ सकते हैं, जहाँ पे टाइम नहीं लिखा है, डेट नहीं लिखा है ना, तो आप ये जो अ देखकर ऐसे ही अक्षर अलग अलग 250 ईसा पूर्व में इस तरह लिखा गया और जो है 500 ईसा पूर्व में इस तरह। तो आप समय नहीं भी लिखा है तो समझ जाएंगे कि किस समय में ये लिखा गया है ये अभिलेख। ठीक, या कोई भी जो अन्य जैसे कि आपका ग्रंथ में या कहीं भी पाया गया है तो किस तरह लिखा गया है या टाइम क्या है, इससे आप समझ सकते हैं, है ना। और देखिए, प्राचीन अभिलेख प्राकृत भाषाओं में लिखे जाते थे। प्राकृत उन भाषाओं को कहा जाता था जो जन सामान्य की भाषाएं होती थी। ठीक है, इस अध्याय में अजातशत्रु और अशोक जैसे शासकों के नाम प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, क्योंकि यह नाम प्राकृत अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं। आपको यहाँ तमिल, पाली, संस्कृत जैसे भाषाओं के शब्द भी मिलेंगे, क्योंकि इन भाषाओं में भी अभिलेख मिलते हैं। यह संभव है कि लोग अन्य भाषाएं भी बोलते थे, लेकिन इनका उपयोग लेखन कार्य में नहीं किया जाता था। ठीक, अब आ जाइए, अभिलेख के बारे में आप समझ गए हैं। अब आइए पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे प्रारंभिक राज्य। अब इसे आप समझें, 16 महाजनपद। ठीक है, इसको भी मैंने विस्तार पूर्वक बताया है, वीडियो भी अपलोड है। आप प्लेलिस्ट में जाके प्राचीन इतिहास में जा कर के इसे आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए, आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इस काल को प्रायः आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। ठीक, ध्यान दीजिए, आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है ना। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमें 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं। जैसे इस समय जो है गौतम बुद्ध थे, उस समय 16 महाजनपद अस्तित्व में थे। ठीक है, इस काल को प्रायः आरंभिक राज्यों,
नगरों लोहे के बढ़ते देखिए लोहे के प्रयोग बढ़ने लगे थे, सिक्कों के विकास के साथ विकास होने लगा था, है ना। इस काल में बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो हमें जो है 16 महाजनपद की जानकारी जो बौद्ध ग्रंथ है वहाँ से भी मिलता है। जैन धर्म का जो मिले हैं ग्रंथ उनसे भी हमें इन 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, यद्यपि महाजनपदों के नाम की सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं है, लेकिन वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती जैसे नाम प्रायः मिलते हैं। ठीक है, ये सेम नाम हमें बौद्ध ग्रंथ में भी मिलती हैं, जैन ग्रंथ में भी मिलती हैं। बाकी जो जनपद हैं उसमें थोड़ा बदलाव हमें देखने को मिलता है ना। इससे यह स्पष्ट है कि उक्त महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण महाजनपदों में से गिने जाते होंगे, क्योंकि इनके नाम जो है बिल्कुल वैसे के वैसे दोनों में मिल रहे हैं, तो महत्वपूर्ण रहे होंगे, इसीलिए मिलते हैं उनके नाम। जैसे कि तैसे आगे देखिए, अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन्हीं गणों से संबंधित थे। वज्जी संघ की ही भांति कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजा गण सामूहिक नियंत्रण रखते थे। यद्यपि स्रोतों के अभाव में इन राज्यों के इतिहास पूरी तरह लिखे नहीं जा सके, लेकिन ऐसे कई राज्य लगभग 1000 साल तक बने रहे। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी, जिसे प्रायः किले से घेरा जाता था। किलेबंद राजधानियों के रखरखाव और प्रारंभिक सेनाओं और नौकरशाही के लिए भारी आर्थिक स्रोत की आवश्यकता होती थी। लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू की। इसमें शासक सहित अन्य के लिए नियमों का निर्धारण किया गया। यह अपेक्षा की जाती थी कि शासक क्षत्रिय वर्ण से ही होंगे। शासकों का काम किसानों के व्यापारियों शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूलना माना जाता था। क्या वनवासियों और चरवाहों से भी कर रूप में कुछ लिया जाता था? हमें इतना तो ज्ञात है कि संपत्ति जुटाने एक वैध उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना भी माना जाता था। धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी सेनाएं और नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिए। बाकी राज्य अब भी सहायक सेना पर निर्भर थे, जिन्हें प्रायः कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट इसे देख लीजिए, जनपद है ना, इसे आप ध्यान दें। जनपद का अर्थ एक ऐसा भूखंड है जहाँ कोई जन का मतलब क्या है, लोग, कुल या जनजाति, है ना, अपना पांव रखता है। जनपद है ना, जन यानी जो लोग हैं और पद यानी पांव, तो जहाँ जो लोगों के पांव जहाँ पे हैं, जहाँ रहते हैं, है ना, उसे कहते हैं जनपद। ठीक, तो अपना पांव रखता है अथवा बस जाता है, इस शब्द का प्रयोग प्राकृत व संस्कृत दोनों में मिलता है। ठीक, यहाँ पे आप मानचित्र आरंभिक राज्य व उनकी राजधानियाँ जो हैं वो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए गांधार, महाभारत में भी आपने जो शकुनी था ना, वो गांधार का ही था। ये देखिए पाकिस्तान में है। तक्षशिला भी देखिए, है ना, पाकिस्तान में है। पुष्कलावती, ठीक, अभी आपने देखा ना कि अवंती और जो है ये आपके कुरु, है ना, सब आपने पढ़ा अभी। वज्जी, ठीक, वंग, अंग, ये आप पढ़ लीजिएगा। ये सारे जो है महाजनपद के हैं। और देखिए
ओलिगार्की या समूह शासन उसे कहते हैं जहां सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है। आपने पिछले वर्ष जिस रोमन गणराज्य के बारे में पढ़ा वह एक समूह शासन ही था, ठीक है, यद्यपि इसका नाम अलग है। कुलीन तंत्र भी कहा जाता है जहां कई लोग शासन करते हैं। और देखिए अगला पॉइंट आप आ जाइए, 16 महाजनपदों में प्रथम मगध, है ना। तो अब प्रथम मगध है, इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करें। देखिए मगध कहाँ पे है, इसको आप ध्यान दीजिए। ये देखिए मगध आपका यहाँ पे है, ये कहाँ पड़ता है, बिहार में, है ना, मगध पड़ता है। और ये राजधानी, ये देखिए राजगीर, ये भी राजधानी थी मगध की। चलिए आइए मगध के बारे में आप पढ़ें। 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध, है ना, यहाँ देखिए लिखा भी है, आधुनिक बिहार में है मगध। तो 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया, ठीक। आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं। एक यह कि मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। दूसरे यह कि लोहे की खदानें, है ना, आधुनिक झारखंड में भी कहाँ है लोहे की खदानें, आधुनिक झारखंड में, ठीक है। पहले तो झारखंड बिहार में ही था, अभी अलग हुआ है, आपने पढ़ा ही होगा, देखा, आप जानते ही होंगे। तो लोहे की खदानें जो आधुनिक झारखंड में है भी आसानी से उपलब्ध थी, ठीक है। तो जो ताकतवर मगध के ताकतवर होने का क्या कारण था भाई, अच्छी उपजाऊ ज़मीन थी, लोहे की खदानें थी, ठीक है, जिससे उपकरण और हथियार बनाना सरल होता था। जंगली क्षेत्रों में ये देखिए हाथी भी उपलब्ध थे जो सेना के महत्वपूर्ण अंग थे। साथ ही गंगा और उसकी उपनदियों से आवागमन सस्ता व सुलभ होता था। अब देखिए गंगा भी थी जिससे कि भाई कोई भी सामान ले जाना है तो बड़ी आसानी से आ जाता था, है ना। लेकिन आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों ने मगध की महत्ता के कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया है। इन लेखकों के अनुसार बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद जैसे प्रसिद्ध राजा अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे और इनकी मंत्री उनकी नीतियां लागू करते थे। अब देखिए एक के बाद शासक भी जो हुए हैं बड़े योग्य हुए हैं। अजातशत्रु है, बिंबिसार है, महापद्मनंद जैसे एक सीरियल ही मिला है जो कि काफ़ी जो है जो अच्छे राजा इनको मगध को मिले, जिससे कि मगध तेज़ी से विस्तार किया। आगे चल के आप देखते हैं कि जैसे जो चाणक्य और जो है आपके चंद्रगुप्त, है ना, चाणक्य और चंद्रगुप्त मिलकर के देखिए कितना मगध का विस्तार जो है आपके अफ़गानिस्तान तक करते हैं, है ना। और बाकी आप उसके बाद भी देखते हैं शासक जैसे बिंदुसार है और उसके बाद सम्राट अशोक है ना। तो ये लोग भी मगध की शक्ति को एकदम चरमोत्कर्ष पे पहुंचाते हैं, है ना। और मैंने सम्राट जो चंद्रगुप्त है उनके बारे में भी, चंद्रगुप्त के बारे में, चाणक्य के बारे में, आपके चंद्रगुप्त के बारे में मैंने विस्तार से बताया है। आप पीछे वीडियो भी अपलोड है, आप जो है देखना चाहें तो देखिए। आगे देखिए, प्रारंभ में राजगाह कहाँ है, आधुनिक बिहार के राजगीर का प्राकृत नाम है ना। तो राजगाह मगध की राजधानी थी, ठीक। और अब आइए राजगीर कहाँ पे है, राजगाह कहाँ पे है, मैप भी देखते चलिए। यहाँ पे ये देखिए है ना, ये यहाँ पे इसकी राजधानी बिहार में, ठीक। चलिए, यह रोचक बात है कि इस शब्द का अर्थ है राजाओं का घर। पहाड़ियों के बीच बसा राजगाह एक किलेबंद शहर था। बाद में 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया।
जिसे अब पटना कहा जाता है, जिसकी गंगा के रास्ते आवागमन के मार्ग पर महत्वपूर्ण अवस्थिति थी। ठीक, राजगीर के किले का दीवार यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको ये देखिए, ये दिख रही है ना, ये राजगीर की किले की दीवार आपको यहाँ पे देख पा रहे हो फोटो में। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, इन दीवारों का निर्माण क्यों किया गया होगा। अब आप बताओ क्यों किया गया होगा इन दीवारों का निर्माण। भाई सुरक्षा के लिए ही किया जाएगा, है ना। अब हम कोई घर बनाते हैं जैसे, तो हम चारों तरफ हाथा टाइप का भी, जैसे गांव में आप देखते हैं ज़मीन है तो घर बनाते हैं, तो चारों तरफ अगर ज़मीन अपनी है तो हाथा भी खींचते हैं, तो जिससे कि क्या होगा कि अपनी ज़मीन पूरी जो है आपके हिस्से में रहेगी और प्लस सुरक्षा भी रहेगी, है ना। तो ये बात है, कुछ हमने यहाँ पे रखा है, सामान रखा है, तो वो भी हमारे सुरक्षित रहेंगे यदि बाहर से हाथा गिरा हुआ है ना। बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ कि क्यों दीवार जो है बनी है ये, है ना, कारण क्या था, आप लोग कमेंट करो, बताओ। चलिए अब आ जाइए तीसरा पॉइंट, एक आरंभिक साम्राज्य। अब मगध के बारे में आगे देखें, पढ़ें। मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, लगभग 321 ईसा पूर्व का शासन पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। ठीक है, अफगानिस्तान आप जान ही रहे हैं, बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान में है, ठीक है, तक फैला हुआ था। अब देखिए, आपके देश की सीमाएं कहाँ तक फैली हुई थी, अफगानिस्तान तक जो है, अफगानिस्तान तक आपका भारत का अंग था, है ना। उनके पौत्र अशोक ने, जिन्हें आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जा सकता है, कलिंग आधुनिक उड़ीसा पर विजय प्राप्त की, है ना। अब देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है भाषाएं और लिपियाँ, है ना, तो इसे आप समझें, अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत में हैं, जबकि पश्चिमोत्तर में से मिले अभिलेख अरामेई और यूनानी भाषा में हैं। प्राकृत के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, समझ रहे हैं आप, जबकि पश्चिमोत्तर के कुछ अभिलेख खरोष्ठी में लिखे गए थे। अरामेई और यूनानी लिपियों का प्रयोग अफगानिस्तान में मिले अभिलेखों में किया गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि कितनी भाषाओं में जो है लिपि में यहाँ पे हमें प्राप्त हुए हैं जो अभिलेख। तो प्राकृत भाषा में हैं, आप देख रहे हैं अरामेइक में हैं, ठीक है, यूनानी भाषा में हैं, खरोष्ठी, ये देखिए आप, ब्राह्मी लिपि में हैं, मिले हैं, खरोष्ठी में लिपि में मिले हैं, है ना। अगला पॉइंट आप देखिए, मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करना। अब इसे आप देखिए, मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया है। ठीक है, इनमें पुरातात्विक प्रमाण भी शामिल हैं, विशेषतया मूर्तिकला। मौर्यकालीन इतिहास के पुनर्निर्माण हेतु समकालीन रचनाएं भी मूल्यवान सिद्ध हुई हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा किया गया विवरण। आज इसके कुछ अंश भी उपलब्ध हैं। एक और स्रोत जिसका उपयोग प्रायः किया जाता है वह है अर्थशास्त्र। संभवतः इसके कुछ भागों की रचना कौटिल्य या चाणक्य ने की थी, जो चंद्रगुप्त के मंत्री थे। साथ ही मौर्य शासकों का उल्लेख परवर्ती जैन, बौद्ध पौराणिक ग्रंथों तथा सांस्कृतिक वाङ्मय में मिलता है। यद्यपि उक्त साक्ष्य बड़े उपयोगी हैं, लेकिन पत्थरों और स्तंभों पर मिले अशोक के अभिलेख प्रायः सबसे मूल्यवान स्रोत माने जाते हैं। ठीक, अशोक वह सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पालिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। ठीक,
अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया। धम्म यानी धर्म, ठीक है, धर्म या धम्म, ठीक है, एक ही है। ये प्राकृत भाषा में धर्म को धम्म कहते हैं, ठीक। इनमें बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों दासों के साथ उदार व्यवहार तथा दूसरों के धर्मों और परंपराओं का आदर शामिल है, ठीक। यहाँ पे सिंह शीर्ष आप देख रहे हैं, ये देखिए, है ना, सम्राट अशोक ने इसे बनवाया था। नोटों पे भी आप देखते हैं, है ना। और देखिए अगला पॉइंट आप 3.2 साम्राज्य का प्रशासन। अब इस साम्राज्य का, इतनी बड़ी साम्राज्य का आपने देखा कि अफगानिस्तान तक फैला हुआ है, तो कैसे साम्राज्य का प्रशासन किया जाता होगा इतने बड़े भूभाग पे, उस समय जब कि कोई आधुनिक जैसे सूचना प्रौद्योगिकी भी आज के समय में की तरह नहीं है। तो इसको आप समझें। देखिए मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, राजधानी पाटलिपुत्र और 4 प्रांतीय केंद्र, है ना, जैसे तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली, सुवर्णगिरी, है ना। आइए अब थोड़ा सा मैप में भी देखने का प्रयास करें। ये देखिए तक्षशिला एक केंद्र है ना, अब ये कंट्रोल करने के लिए। और देखिए उज्जैनी है यहाँ पे, है ना, देखिए तक्षशिला है, आप देखते जाइए, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली, सुवर्णगिरी, है ना। अब देखिए ये है उज्जैनी, है ना, तो कंट्रोल होगा ना, इधर से ये कंट्रोल कर रहा है, इधर से ये कंट्रोल कर रहा है ना, केंद्र बने हैं। बाकी ये मेन आपका जहाँ पे राजा बैठा है वो है ही, है ना। चलिए तो ये 4 केंद्र हो गए आपके, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली, सुवर्णगिरी। इन सब का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में किया गया है। यदि हम इन अभिलेखों का परीक्षण करते हैं तो पता चलता है कि आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत को लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण किए गए थे, है ना। तो आप ध्यान दीजिए कि आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश, आज आप देखते हैं उड़ीसा, आप देखते हैं उत्तराखंड तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण किए गए थे। अब देखिए तो ये एक जैसे उत्कीर्ण संदेश मिल रहे हैं, इसका मतलब कि अशोक का उस पर अधिकार था, तभी तो मिल रहा है ना। क्या इनके विशाल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था समान रही होगी? इतिहासकार अब इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ऐसा संभव नहीं था। साम्राज्य में शामिल बड़े विविध और विभिन्न प्रकार के थे, कहाँ अफगानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र और कहाँ उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र, है ना। यह संभव है कि सबसे प्रबल प्रशासनिक नियंत्रण साम्राज्य की राजधानी तथा उसके आसपास के प्रांतीय केंद्रों पर रहा हो। इन केंद्रों का चयन बड़े ध्यान से किया गया। तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे, जबकि सुवर्णगिरी अर्थात सोने के पहाड़ कर्नाटक में सोने की खदान के लिए उपयोगी था, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये जो लाल दिख रहे हैं, अब मैप को आपको एक बार देख लीजिए, जो इस तरह का बना हुआ है त्रिभुज, लाल रंग का महाशिलालेख है, और ये कलर में आप देखेंगे लघु शिलालेख है ना, और स्तंभ लेख जहाँ पे वो इस तरह का बना हुआ है जिस स्थान पे पाया गया है। तो यहाँ एक बार देख लें,
ये देखिए लाल कलर में है मानसेरा शहबाजगढ़ी। ये कहाँ पे है? पाकिस्तान। ठीक है, कंधार में मिला है महाशिलालेख, खालसी में महाशिलालेख मिला है, गिरनार में मिला है, शोपारम मिला है, सनती मिला है ना। ये देखो आप, कलिंग में मिला है उड़ीसा, शिशुपालगढ़ जौड़गढ़ महाशिलालेख है ना। और देखिए लघु शिलालेख जो है ये देखिए आपको नीले में है ना, तो इतनी जगह पे लघु शिलालेख मिला हुआ है। ठीक, उदय गुलाम राजमूल मंडगिरी है ना, नित्तूर ब्रह्मगिरी, ये सब आप देख लीजिए, सब हैं आपके लघु शिलालेख। और ये देखिए स्तंभ अभिलेख मिले हैं, ये इस एरिया आप देख रहे हैं पूरा स्तंभ नीले वाले हैं ना, स्तंभ लेख हैं। चलिए आगे आप देखें, सम्राट के अधिकारी क्या क्या कार्य करते थे, इसको आप समझ लें। मेगास्थनीज के एक विवरण का एक अंश दिया गया है। साम्राज्य के महान अधिकारियों में से कुछ नदियों की देखरेख और भूमि मापन का काम करते हैं, है ना। जैसे कि मिस्र में होता था, कुछ प्रमुख नहरों से उपनहरों के जोड़ने वाले पानी के मुख्य द्वार निरीक्षण करते हैं ताकि हर स्थान पर पानी समान पूर्ति हो सके। यहाँ अधिकारी शिकारियों का संचालन करते थे। शिकारियों के कृत्यों के आधार पर उन्हें इनाम या दंड देते थे। वे कर वसूली करते हैं और भूमि से जुड़े सभी व्यवसायों का निरीक्षण करते हैं। साथ ही लकड़हारों, बढ़ई, लोहारों और खननकर्ताओं का भी निरीक्षण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इतने सारे कार्य जो है अधिकारी जो है करते थे, है ना। अब विवरण कहाँ से मिला है? मेगास्थनीज के विवरण के एक अंश से हमें ये जानकारी प्राप्त हुई है। चलिए आगे देखें। साम्राज्य के संचालन के लिए भूमि और नदी और दोनों मार्गों से आवागमन बना रहना अत्यंत आवश्यक था। राजधानी से प्रांतों तक जाने में कई सप्ताह या महीनों का समय लगता होगा। इसका अर्थ यह है कि यात्रियों के लिए खान पान की व्यवस्था और उनकी सुरक्षा भी करनी पड़ती होगी। भाई आज की तरह तो कोई गाड़ी, मोटर, ट्रेन तो था नहीं भाई। यात्रा या तो पैदल लोग करते थे, या जानवर पे करते थे, या बैलगाड़ी आदि पे वो करते थे, है ना। और देखिए यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सेना सुरक्षा का एक प्रमुख माध्यम रही होगी। मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया है। इनमें से एक का काम नौसेना का संचालन करना था, तो दूसरी यातायात और खान पान का संचालन करती थी। तीसरी का काम पैदल सैनिकों का संचालन, चौथी का अश्वारोहियों, पांचवी का रथारोहियों तथा छठी का काम हाथियों का संचालन करना था, है ना। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो समिति बनी है वो 6 उप समितियों का एक समिति मेगास्थनीज ने बताया है। देखिए ध्यान दीजिए एक बार, मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया है ना। अब इनके कार्य आप देखें, इनमें से एक का काम नौसेना का संचालन करना था, तो दूसरी यातायात और खान पान का संचालन करती थी। तीसरी का काम पैदल सैनिकों का संचालन, चौथी का अश्वारोहियों, है ना, पांचवी रथारोहियों तथा छठी का काम जो है हाथियों का संचालन करना था, है ना। तो अब आप देखिए कि यह जानकारी हमें प्राप्त हो रही है कि कई प्रकार की सेना उस समय थी। घोड़े वाली, हाथी वाले, रथों का भी प्रयोग जो है युद्धों में होता होगा, इसीलिए तो इतने सारे प्रकार के जो है सेना हमें देखने को मिल रही है। दूसरी उप समितियों का दायित्व विभिन्न प्रकार का था। उपकरणों को ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था, सैनिकों के लिए भोजन, जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना, सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों और शिल्पकारों की नियुक्ति करना। ठीक है। अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया
उन्होंने धम्म के प्रचार द्वारा भी किया। जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा, धम्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण और सार्वभौमिक थे। अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद संसार में अच्छा रहेगा। धम्म मतलब मैंने बताया, धम्म या धर्म एक ही है। प्राकृत भाषा में धर्म को धम्म कहते हैं। धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्र नाम से विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई। ठीक, अब आगे देखें मौर्य, अगला पॉइंट, मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। अब इसे आप समझिए। 19वीं सदी में जब इतिहासकारों ने भारत के आरंभिक इतिहास की रचना करनी शुरू की तो मौर्य साम्राज्य को इतिहास का एक प्रमुख काल माना गया। इस समय भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक औपनिवेशिक देश था। 19वीं और 20वीं सदी के भारतीय इतिहासकारों को प्राचीन भारत में एक साम्राज्य की संभावना बहुत चुनौतीपूर्ण तथा उत्साहवर्धक लगी। साथ ही प्रस्तर मूर्तियों सहित मौर्यकालीन सभी पुरातत्व एक अद्भुत कला के प्रमाण थे जो साम्राज्य की पहचान माने जाते थे। इतिहासकारों को लगा कि अभिलेखों पर लिखे संदेश अन्य शासकों के अभिलेखों से भिन्न हैं। इनमें उन्हें यह लगा कि अन्य राजाओं की अपेक्षा अशोक एक बहुत शक्तिशाली और परिश्रमी शासक थे। साथ ही वे बाद के राजाओं की अपेक्षा विनीत भी थे जो अपने नाम के साथ बड़ी बड़ी उपलब्धियां जोड़ते थे। इसलिए उनमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी कि 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं ने भी अशोक की प्रेरणा का स्रोत माना, है ना। आगे देखिए, फिर भी मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। यह साम्राज्य मात्र 150 साल तक ही चल पाया, जिसे उपमहाद्वीप के इस लंबे इतिहास में बहुत बड़ा काल नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त यदि आप मानचित्र 2 को देखें तो पता चलेगा कि मौर्य साम्राज्य उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्रों में नहीं फैल पाया था, है ना। यहाँ तक कि साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत भी नियंत्रण एक समान नहीं थी। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व आते उपमहाद्वीप के कई भागों में नए शासक और रजवाड़े स्थापित होने लगे थे। तो देखिए, विस्तार से अगर आपको और जानना है तो मैंने सम्राट अशोक का पूरा विस्तार से वीडियो बनाया है और चंद्रगुप्त के बारे में भी बनाया है पूरा विस्तार से। कहाँ से लेके कहाँ तक शासन था, कहाँ सीमा क्या थी, ये सब मैंने वीडियो में बताया है। आप देख लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे अगला एक पॉइंट यहाँ दिख रहा है, सेना के लिए हाथी पकड़ना। इसको यहाँ पे आप इसके सुने। अर्थशास्त्र में सैनिक और प्रशासनिक संगठन के बारे में विस्तृत विवरण मिलते हैं। मिसाल तौर पर हाथी को पकड़ने के उपाय के बारे में यह लिखा है। हाथी वनों के संरक्षक, हाथियों को पालने वाले लोगों, हाथी के पैरों में जंजीर बांधने वाले लोगों, सीमा रक्षकों, वनवासियों, महावतों के साथ मिलकर 7 हाथियों की मदद से ध्यान दीजिए, महावतों के साथ मिलकर 7 हथनियों की मदद से जंगली हाथियों द्वारा गिराए गए मलमूत्र को पहचानते हुए उन्हें पकड़ने का काम करते थे। यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्य सम्राट के पास 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी थे। कुछ इतिहासकार इस विवरण को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं, है ना। चलिए आगे देखें। अगला पॉइंट, राजधर्म के नवीन सिद्धांत। ये आप देखिए, दक्षिण के राजा और सरदार। उपमहाद्वीप के दक्कन और दक्षिण के क्षेत्र में स्थित तमिलकम अर्थात तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्से में चोल, चेर, पांड्य जैसे सरदारियों का उदय हुआ। ये राज्य बहुत ही समृद्ध और स्थायी सिद्ध हुए। सरदार और सरदारी, इसे ध्यान दें। सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता है और नहीं भी उसके समर्थक खानदान के लोग होते हैं। सरदार के कार्यों पर विशेष अनुष्ठान का संचालन, युद्ध के समय का नेतृत्व करना, विवादों को सुलझाना, मध्यस्थता की भूमिका निभाना शामिल है। वह अपने अधीन लोगों से भेंट लेता है जबकि राजा कर वसूल करते हैं, ठीक है, और अपने समर्थकों को उस भेंट का वितरण करता है। सरदारी में सामान्यतः कोई स्थायी सेना अधिकारी नहीं होता है। पिक्चरों में भी आप देखते होंगे वो सरदार है, जैसे कबीले वाला आपने मूवी देखी होगी, है ना, तो लगभग वैसा ही
सरदार होता था। और राजा तो आप जानते हैं कि भाई बड़े बड़े राजा प्रसाद महलों में रहने वाला है ना, कर वसूल करता था। तो भाई ये चलिए आगे देख लीजिए। हमें इन राज्यों के विभिन्न प्रकार के स्रोतों की जानकारी मिलती है। उदाहरण के तौर पर प्राचीन तमिल संगम ग्रंथों से ऐसी कविताएं हैं जो सरदारों का विवरण देती हैं। उन्होंने अपने स्रोतों का संकलन और वितरण किस प्रकार किया। ठीक है, कई सरदार और राजा लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे। मध्य और पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर शासन करने वाले सातवाहन, ठीक है, लगभग समय क्या है, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से द्वितीय शताब्दी ईस्वी तक, और उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर और पश्चिम में शासन करने वाले मध्य एशियाई मूल के शक शासक शामिल थे। उनके सामाजिक उद्गम के बारे में जानकारी तो नहीं है, लेकिन जैसा कि हम सातवाहन शासकों के बारे में अध्याय 3 में पढ़ेंगे कि एक बार सत्ता में आने के बाद उन्होंने ऊंचे सामाजिक अस्तित्व का कई प्रकार जो है अस्तित्व का दावा कई प्रकार से किया है ना। चलिए आगे आ जाइए। यहाँ पे पांड्य सरदार सेनगुत्तुवन की वन यात्रा, अब इसको आप देख लें। यह तमिल महाकाव्य शिल्पताधिकारम का एक अंश है ना। ये महाकाव्य का एक अंश आप देख पा रहे हैं। तो देखिए क्या लिखा है। जब वह वन की यात्रा पर थे तो लोग नाचते गाते हुए पहाड़ों से उतरे, ठीक उसी तरह जैसे पराजित लोग विजयी का आदर करते हैं। वे अपने साथ उपहार लाए, जिसमें हाथी दांत, सुगंधित लकड़ी, हिरणों के बाल से बने चवर, मधु, चंदन, गेरू, सुरमा, हल्दी, इलायची, मिर्च आदि वस्तुएं थी। वे अपने साथ नारियल, आम, जड़ी बूटी, फल, प्याज, गन्ना, फूल, सुपारी, केला, बाघों के बच्चे, शेर, हाथी, बंदर, भालू, हिरण, कस्तूरी मृग, लोमड़ी, मोर, जंगली मुर्गे, बोलने वाले तोते आदि भी लाए। ठीक, लोगों को यह उपहार क्यों लाए, सरदार इन उपहारों का उपयोग किस लिए करते होंगे, अब ये भाई आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए, दैविक राजा, अब इस पॉइंट को आप पढ़ें। राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन विभिन्न देवी देवताओं के साथ जुड़ना था। मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक शासन करने वाले कुषाण शासकों ने लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक इस उपाय का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। कुषाण इतिहास की रचना अभिलेखों और साहित्य परंपरा के माध्यम से की गई। ठीक है, जिस प्रकार राजधर्म को कुषाण शासकों ने प्रस्तुत करने की इच्छा की, सर्वोत्तम प्रमाण उनकी सिक्कों और मूर्तियों से प्राप्त होते हैं। उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माट एक देवस्थान पर कुषाण शासकों की विशाल काय मूर्तियां लगाई गई थी। अफगानिस्तान के एक देवस्थान पर भी इस प्रकार की मूर्तियां मिली हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मूर्तियों के जरिए कुषाण स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे। कई कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाई थी। संभवतः वह उन चीनी शासकों से प्रेरित होंगे जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। तो आप देख पा रहे हैं कि अपने आप को जो है यहाँ पे देवता बनाने की कोशिश राजाओं में दिख रही है। चौथी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य सहित कई बड़े साम्राज्यों का साक्ष्य मिलते हैं। इनमें कई साम्राज्य सामंतों पर निर्भर थे, अपना भी निर्वाह स्थानीय संसाधनों द्वारा करते थे, जिनमें भूमि पर नियंत्रण भी शामिल था। वे शासकों का आदर करते थे, उनकी सैनिक सहायता भी करते थे। जो सामंत शक्तिशाली होते थे वे राजा भी बन जाते थे, और जो राजा दुर्बल होते थे बड़े शासकों के अधीन हो जाते थे। गुप्त शासकों का इतिहास साहित्य, सिक्कों, अभिलेखों की सहायता से लिखा गया। साथ ही कवियों द्वारा अपने राजा या स्वामी की प्रशंसा में लिखी गई प्रशस्तियाँ भी उपयोगी रही हैं। यद्यपि इतिहासकार इन रचनाओं के आधार पर ऐतिहासिक तथ्य निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनकी रचयिता तथ्यात्मक विवरण की अपेक्षा
उन्हें काव्यात्मक ग्रंथ मानते थे। उदाल तौर पर इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति है ना की रचना हरिशेन ने, जो स्वयं गुप्त सम्राटों के संभवतः सबसे शक्तिशाली सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि थे, ने संस्कृत में की है। अब देखिए प्रयाग प्रशस्ति यानी इसमें प्रशंसा जो है रहती है, जिनके बारे में लिखा जाता है, बढ़ा चढ़ाकर भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे एक चित्र है, देख लीजिए 2.4 यहाँ पे लिखा है, एक कुषाण सिक्का है ना, ये कुषाण सिक्के आप देख रहे हैं यहाँ पे। और अग्रभाग ये है, आप देखिए कनिष्क का बना हुआ है चित्र में। पृष्ठभाग पर देखिए देवता का बना हुआ है ना। और राजा को किस प्रकार दर्शाया गया है ये आप इसमें बोल रहा है देखने के लिए कि देखिए बिल्कुल देवता की तरह, जैसे ये देवता को दिखाया गया है लगभग उसी तरह इसको भी, राजा को भी देवता की तरह यहाँ पे आप देखिए राजा ने अपने आप को दिखवाया है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे अगला बलुआ पत्थर से बनी कुषाण राजा की एक मूर्ति यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये देखिए आप, ठीक, ये देखिए इस मूर्ति को, यह मूर्ति में ऐसी क्या विशेषताएं हैं जिससे प्रतीत होता है कि एक राजा की मूर्ति है। अब आप लोग देखो, अब इस मूर्ति में क्या विशेषताएं होंगी कि एक राजा की मूर्ति हो सकती है। तो देखिए दंड टाइप का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना कि दंड धारण किया हुआ है, तो ये राजा की ही निशानी होती है। ये आप देखिए हाथ में, इसमें एक सामान्य नागरिक की इस तरह मूर्ति नहीं हो सकती जैसा आप देख पा रहे हैं, है ना। बाकी आपको क्या लगता है और आप जो है कैसे ये प्रतीत हो रहा है ये आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, अभी मैंने आपको बताया कि जो समुद्रगुप्त के राजकवि थे हरिशेन जो है ये रचना किए हैं समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है प्रयाग प्रशस्ति। अब उसमें एक अंश यहाँ पे दिया गया है कि क्या लिखा है, उसे आप ध्यान से सुने। देखिए धरती पर उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। ध्यान दीजिए प्रयाग प्रशस्ति में क्या लिखा हुआ है, धरती पर उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। आप सोचिए कि धरती कितनी बड़ी है ना, लेकिन इन्होंने अब बढ़ा चढ़ा करके प्रशस्ति में लिखा है कि धरती पे ही कोई इनका प्रतिद्वंदी नहीं था। अनेक गुणों और शुभकामनाओं से संपन्न उन्होंने अपने पैर के तलवे से अन्य राजाओं को यश को मिटा दिया। वे परमात्मा पुरुष, साधु भले की समृद्धि और असाधु बुरे के विनाश के कारण थे। वे अज्ञेय हैं, उनके कोमल हृदयों को भक्ति और विनिमय से ही वश में किया जा सकता है। वे करुणा से भरे हुए हैं, वे अनेक सहस्त्र गायों के दाता हैं। उनके मस्तिष्क की दीक्षा दीन दुखियों, विहरणियों, पीड़ितों के उद्धार के लिए की गई है। वे मानवता के लिए दिव्यमान उदाहरण प्रतिमूर्ति हैं। वे देवताओं में कुबेर है ना, धनदेव, वरुण समुद्रदेव, इंद्र वर्षा के देवता, यम मृत्यु देव के तुल्य हैं। अब देखिए यहाँ पे देवता से इनकी तुलना की गई है। अब देखिए अगला पॉइंट आ गया, बदलता हुआ देहात, ठीक। और यहाँ बगल में आप स्रोत भी दिया हुआ है, गुजरात की सुदर्शन झील, इसको भी आप समझें। मानचित्र 2 में गिरनार ढूंढी, है ना। तो मानचित्र आपने देखा ही है तो आपने पढ़ा ही होगा, और नहीं आपने पढ़ा तो एक बार बैक करके आप ध्यान से पूरा जो है अभी मैंने मैप दिखाया था देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि फिर वहाँ जाना और समय फालतू में जाएगा। तो आप देख लीजिएगा, सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय था, है ना। हमें इसका ज्ञान लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी के संस्कृत के एक पाषाण अभिलेख से होता है। इस अभिलेख को शक शासक रुद्रदामन की उपलब्धियों का उल्लेख करने के लिए बनवाया गया था। ध्यान दीजिए, इस अभिलेख में शक शासक रुद्रदमन की उपलब्धियों का उल्लेख करने के लिए बनवाया गया था, है ना। इस अभिलेख में कहा गया है कि झील की जलद्वारों के तटबंधों वाली इस झील
का निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल द्वारा किया गया, लेकिन एक भीषण तूफान के कारण इसके तटबंध टूट गए, सारा पानी बह गया। बताया गया कि तत्कालीन शासक रुद्रदमन ने इस झील की मरम्मत अपने खर्चे से कराई थी और इसके लिए अपनी प्रजा से कर भी लिया था। इसी पाषाण खंड पर एक और अभिलेख लगभग 5वीं सदी है, जिसमें कहा गया है कि गुप्त वंश के एक शासक ने एक बार फिर झील की मरम्मत कराई थी। ठीक, अब आ जाइए जनता में राजा की छवि। इसको आप ध्यान दें, राजाओं के बारे में प्रजा क्या सोचती थी। स्वाभाविक है कि अभिलेखों से सभी जवाब नहीं मिलते। वस्तुतः साधारण जनता द्वारा राजाओं के बारे में अपने विचारों को, अनुभव के विवरण कम ही छोड़े गए हैं। फिर भी इतिहासकारों ने इसका निराकरण करने का प्रयास किया है। उदाहरण के तौर पर जातक और पंचतंत्र जैसे ग्रंथों में वर्णित कथाओं की समीक्षा करके इतिहासकारों ने पता लगाया कि इनमें अनेक कथाओं के स्रोत मौखिक किस्से कहानियाँ हैं, जिनके बाद में लिपिबद्ध किया गया होगा। जातक कथाएं पहली शताब्दी ईस्वी के मध्य में पाली भाषा में लिखी गई। गणतिंदु जातक एक कहानी बताया गया है कि एक कुटिल राजा की प्रजा किस प्रकार से दुखी रहती है। इन लोगों में वृद्ध महिलाएं, पुरुष, किसान, पशुपालक, ग्रामीण बालक, यहाँ तक कि जानवर भी शामिल हैं। जब राजा अपनी पहचान बदलकर प्रजा के बीच यह पता लगाने गया होगा कि बारे में क्या सोचते हैं, तो एक एक करके सब ने अपने दुखों के लिए राजा को भला बुरा कहा। उनकी शिकायत थी कि रात में डकैत उन पर हमला करते हैं तो दिन में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी, देख रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में बचने के लिए लोग अपने गांव छोड़कर जंगल में बस गए। जैसा कि इस कथा से पता चलता है कि राजा और प्रजा, विशेषकर ग्रामीण प्रजा के बीच संबंध तनावपूर्ण रहते थे, क्योंकि शासक अपने राजकोष को भरने के लिए बड़े बड़े कर की मांग करते थे, जिससे किसान खास तौर पर त्रस्त रहते थे। जातक कथा से पता चलता है कि इस संकट से बचने का एक उपाय जंगल की ओर भाग जाना होता था। इस बीच करों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किसानों ने उपज बढ़ाने के लिए उपाय ढूंढने शुरू किए, है ना। अब अगला पॉइंट देखिए आप, उपज बढ़ाने के तरीके को आप समझें। उपज, और इसको देखने से पहले ये पॉइंट आप पढ़ लें। धान की रोपाई उन क्षेत्रों में की जाती थी जहाँ पानी बहुतायत मात्रा में होता है। हम अपने गांव में भी देखते हैं कि पानी वहीं पे धान की खेती होती है जहाँ पे जैसे कि पानी के साधन हैं। आप देखते हैं ट्यूबवेल आदि जहाँ पे है, जहाँ पानी आसानी से पहुँच जाता है, वहीं पे धान की रोपाई होती है ना। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कि धान की रोपाई उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पानी बहुतायत मात्रा में होता है। इससे पहले धान के बीज अंकुरित करके पानी से भरे खेतों में पौधों की रोपाई की जाती थी। चूँकि ज़्यादा मात्रा में पौध बच जाती है, अतः उससे धान की उपज बढ़ जाती है ना। और रोपाई गांव में भी आप लोग देखते हैं ऐसे ही ना करते हैं कि जैसे आप पहले बीज डाल देते हैं, फिर उसको निकाल करके फिर रोपाई करते हैं। यही तरीका उपयोग आज हर जगह हो रहा है। आगे देखें, उपज बढ़ाने का एक तरीका हल का प्रचलन था। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से गंगा और कावेरी की घाटी में उवर कछारी क्षेत्र फैल गया था। जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती थी, वहाँ लोहे के फाल वाले हलों के माध्यम से उर्वर भूमि की जुताई जो है की जाने लगी। ठीक इसके अलावा गंगा की घाटी में धान की रोपाई की वजह से उपज में भारी वृद्धि होने लगी। ठीक है, हालांकि किसानों को इसके लिए कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। यद्यपि लोहे के फाल हल की वजह से फसलों की उपज बढ़ने लगी, लेकिन हलों के उपयोग उपमहाद्वीप में कुछ ही हिस्सों में तक सीमित था। ठीक है, पंजाब, यहाँ ध्यान दें, पंजाब, राजस्थान जैसे अर्ध शुष्क जमीन वाले क्षेत्रों में लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग
20वीं सदी में शुरू हुआ। जो किसान उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में रहते थे, उन्होंने खेती के लिए कुदाल का उपयोग किया, जो इलाके के लिए कहीं अधिक उपयोगी था। उपज बढ़ाने का एक और तरीका कुओं, तालाबों, कहीं कहीं नहरों के माध्यम से सिंचाई करना था। आज भी आप देखिए कि तो कुओं में जैसे ट्यूबवेल आप देख लीजिए, मशीनें लग गई हैं, है ना। तालाबों से भी पानी निकाला जाता है। आप देखते हैं नहर से भी किसान देखते हैं कि अपनी भराई करते हैं, आज भी दिखता है। व्यक्तिगत लोगों और कृषक समुदायों ने मिलकर के सिंचाई के साधन निर्मित किए। व्यक्तिगत तौर पर तालाबों, कुओं, नहरों जैसे सिंचाई साधन निर्मित करने वाले लोग प्राय राजा या प्रभावशाली लोग थे, है ना। उन्होंने अपने इन कामों का उल्लेख अभिलेखों में भी कराया। अब देखिए सीमाओं का महत्व, इसे भी आप देख लीजिए। मनुस्मृति आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। इसे संस्कृत भाषा में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी के बीच लिखा गया था। इस ग्रंथ में राजा को यह सलाह दी गई है, चूँकि सीमाओं की अनभिज्ञता के कारण विश्व में बार बार विवाद पैदा होते हैं, इसलिए सीमाओं की पहचान के लिए गुप्त निशान जमीन में गाड़ कर रखने चाहिए, जैसा कि पत्थर, हड्डियाँ, गाय के बाल, भूसी, राख, खपटे, गाय के सूखे गोबर, ईंट, कोयला, कंकड़, रेत। उसे सीमाओं पर इसी प्रकार के तत्व भूमि में छुपा कर गाड़ने चाहिए, जो समय के साथ नष्ट ना हो, है ना। अब आगे पॉइंट अगला, ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं, इसको आप देख लें। यद्यपि खेती की नई तकनीकों से उपज तो बढ़ी, लेकिन इसके लाभ समान नहीं थे, है ना। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि खेती से जुड़े लोगों में उत्तरोत्तर भेद बढ़ता जा रहा था। कहानियों में, विशेषकर बौद्ध कथाओं में, भूमिहीन खेतिहर, श्रमिकों, छोटे किसानों, बड़े बड़े जमींदारों का उल्लेख मिलता है ना। पाली भाषा में गहपति का प्रयोग छोटे किसानों, जमींदारों के लिए किया जाता था। ठीक, गहपति के बारे में अभी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है, बड़ी बड़ी जमींदार और ग्राम प्रधान शक्तिशाली माने जाते थे, प्रायः किसानों पर नियंत्रण रखते थे। ग्राम प्रधान का पद प्रायः वंशानुगत होता था, है ना। अब देखिए, आज जो ग्राम प्रधान आपके होते हैं वो चुने जाते हैं ना, उनका चुनाव होता है, लेकिन उस समय क्या था, ये वंशानुगत था। यानी जैसे पिता है, फिर उनका लड़का होगा, फिर नाती होगा, ऐसे चलता था। आरंभिक तमिल संगम साहित्य में गांव में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों का उल्लेख है, जैसे कि वेलारिया बड़े जमींदार, हलवाहा या उल्लोवर दास, अड़ीमई, है ना। ये संभव है कि वर्गों की यह भिन्नता भूमि के स्वामित्व, श्रम और नई प्रौद्योगिकी के उपयोग पर आधारित हो। ऐसी परिस्थिति में भूमि का स्वामित्व महत्वपूर्ण हो गया, जिसकी चर्चा प्राय विधि ग्रंथों में की जाती थी। ठीक, गहपति को आप समझ लीजिए। गहपति घर का मुखिया होता था, जो घर में रहने वाली महिलाओं, बच्चों, नौकरों, दासों पर नियंत्रण रखता था। घर से जुड़े भूमि, जानवर या अन्य सभी वस्तुओं पर मालिक होता था। कभी कभी इन शब्द का प्रयोग नगरों में रहने वाले सम्राट, व्यक्तियों, व्यापारियों के लिए भी होता था। ठीक, अब आ जाइए, अगला पॉइंट आप यहाँ पे देख रहे हैं, भूमि दान और नए सम्राट ग्रामीण। इसे आप देखिए, ईस्वी की आरंभिक शताब्दी में भूमि दान के प्रमाण मिलते हैं। इनमें से कई उल्लेख अभिलेख में मिलता है। इनमें कुछ अभिलेख पत्थरों पर लिखे गए थे, लेकिन अधिकांश ताम्रपत्र व खुदे होते थे, जिन्हें संभवतः प्रमाण रूप में दिया जाता है। जो भूमि दान लेते थे, भूमि दान के जो प्रमाण मिले हैं, वे साधारण तौर पर धार्मिक संस्थानों, ब्राह्मणों को दिए गए थे। अधिकांश अभिलेख संस्कृत में थे, विशेषकर 7वीं शताब्दी के बाद अभिलेखों में कुछ अंश संस्कृत में हैं, कुछ तमिल, तेलुगु जैसे स्थानीय भाषाओं में। आइए एक ऐसे अभिलेख पर ध्यान विचार करें। तो एक अभिलेख को समझिए, है ना। उससे पहले यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, एक छोटे गांव का जीवन।
इसे आप देख लीजिए, फिर अभिलेख की चर्चा हम लोग करते हैं। देखिए, हर्षचरित संस्कृत में लिखी गई कन्नौज मानचित्र 3 देखिए, मानचित्र 3 आपने ये विस्तार से देखा है, ठीक है। नहीं दिखा है तो एक बार आप फिर वीडियो वापस से बैक करके देख लीजिएगा कि शासक हर्षवर्धन की जीवनी है। इसके लेखक बाणभट्ट लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी के हर्षवर्धन के राजकवि थे। यह ग्रंथ एक अंश है विंध्य क्षेत्र के जंगल किनारे एक बस्ती जीवन का अति विरल चित्रण किया गया है। बस्ती के किनारे अधिकांश क्षेत्र जंगल हैं। यहाँ धान की उपज वाली खलिहान उपजाऊ भूमि हिस्सों के छोटे किसानों के आपस में बांट लिया है। यहाँ के अधिकांश लोग कुदाल का प्रयोग करते हैं क्योंकि घास से भरी भूमि हल चलाना मुश्किल है। बहुत कम हिस्से साफ हैं जो कि उसकी जो है काली मिट्टी वाले काले लोहे जैसी सख्त है ना। यहाँ लोग पेड़ की छाल गट्ठर लेकर चलते हैं। फूलों से भरे अनगिनत बोरे, अलसी, सन, भारी मात्रा में शहद, मोरपंख, मोम, लकड़ी की घास बोझ लेकर आते जाते रहते हैं, है ना। ग्रामीण महिलाएं रास्ते में बसे गांवों को जाकर बेचने को तत्पर रहती हैं। उनके सिरों पर जंगल से एकत्र किए गए फलों की टोकरियां थी, ठीक है। चलिए अब अभिलेख को आप देख लीजिए। प्रहौती गुप्त आरंभिक भारत के सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय लगभग 375 से 415 ईस्वी की पुत्री थी। मतलब जो समय है इनका 375 से 415 के बीच में थी, है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय का समय में, है ना। तो और ये पुत्री किसकी थी? प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में और भी जो समुद्रगुप्त हैं जो आपने अभी पढ़ा, सब के बारे में मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, आप देख सकते हैं। उसका विवाह दक्कन के पठार वाकाटक परिवार में हुआ था जो एक महत्वपूर्ण शासक वंश था। संस्कृत धर्मशास्त्रों के अनुसार महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था, लेकिन एक अभिलेख से पता चलता है कि प्रहौती भूमि की स्वामी थी और उसने दान भी दिया था। इसका एक कारण यह हो सकता है क्योंकि एक रानी आरंभिक भारतीय इतिहास की ज्ञात कुछ रानियों में से एक थी और इसलिए उनका यह उदाहरण एक विरला हो ही रहा हो, ठीक है। यह भी संभव है कि धर्मशास्त्रों को हर स्थान पर समान रूप से लागू नहीं किया जाता हो। अभिलेख से हमें ग्रामीण प्रजा का भी पता चलता है। इसमें ब्राह्मण, किसान, अन्य प्रकार के वर्ग शामिल थे जो शासकों या उनके प्रतिनिधियों के कई प्रकार के उसमें प्रदान करते थे। अभिलेख के अनुसार इन लोगों को गांव के नए प्रधानों की आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था, संभवतः अपने भुगतान में इन्हें देने पड़ते थे। इस प्रकार भूमि दान अभिलेख देश के कई हिस्सों में प्राप्त हुए हैं। क्षेत्रों में दान की गई भूमि माप अंतर है, कहीं कहीं छोटे छोटे टुकड़े, कहीं कहीं बड़े बड़े क्षेत्र दान दिए गए हैं। साथ ही भूमि दान में दान प्राप्त करने वाले लोगों के अधिकारों में भी क्षेत्रीय परिवर्तन मिलते हैं। इतिहासकारों में भूमि दान प्रभावित गर्म वाद विवाद का विषय बना हुआ है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भूमि दान शासक वंश कृषि को नए क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने की रणनीति थी, जबकि कुछ का कहना है कि भूमि दान से दुर्बल होती राजनीतिक प्रभुत्व का संकेत मिलता है, अर्थात राजा का शासन सामंतों पर दुर्बल जो है होने लगा तो भूमि दान के माध्यम से अपने समर्थक जुटाने का प्रारंभ कर दिए। उनका यह भी मानना था कि राजा स्वयं को उत्कृष्ट स्तर के मानव के रूप में प्रदर्शित करना चाहते थे। जैसा कि हमने पिछले अंश में देखा है, नियंत्रण ढीला हो जा रहा था, इसलिए वे अपनी शक्ति का आडंबर प्रस्तुत करना चाहते थे, ठीक है। प्रभावती गुप्त और दंगुन गांव, अब इसको आप पढ़ लीजिए। प्रभावती गुप्त ने अपने अभिलेख में यह कहा है, प्रभावती गुप्त ग्राम कटुम्बिनो गांव के गृहस्थ और कृषक, है ना, ब्राह्मणों दंगुन गांव के अन्यवासियों को आदेश देती हैं। अब क्या आदेश दे रही हैं, ध्यान दीजिए। आपको ज्ञात हो कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को धार्मिक पुण्य प्राप्ति के लिए इस ग्राम को जल अर्पण के साथ आचार्य चनाल स्वामी को दान दिया गया है। आपको इसके सभी आदेशों का पालन करना चाहिए।
एक अग्रहार के लिए उपयुक्त निम्नलिखित रियायतों का निर्देश भी देती हूँ। इस गांव में पुलिस या सैनिक प्रवेश नहीं करेंगे। ठीक है। दौरे पर आने वाले शासकीय अधिकारियों को यह गांव घास देने और आसन में प्रयुक्त होने वाले जानवरों की खाल और कोयला देने के दायित्व से मुक्त है। अब देख रहे हैं ना, उस समय जो है क्या क्या अधिकारियों को दिए जाते थे। गांव में घास देने, आसन में प्रयुक्त होने वाले जानवरों की खाल, कोयला देने के दायित्व से मुक्त हैं। साथ ही मदिरा खरीदने, नमक हेतु खुदाई करने के राष्ट्रीय अधिकार को कार्यान्वित किए जाने से मुक्त हैं। इस गांव को खनिज पदार्थ, खदीर वृक्ष के उत्पादन देने से भी छूट है। फूल और दूध देने से भी छूट है। इस गांव का दान, इसके भीतर संपत्ति और बड़े छोटे सभी करों सहित गया है ना। इस राज्यादेश को 13वें राज्यवर्ष में लिखा गया है और इसे चक्रदास ने उत्कीर्ण किया है। ठीक, यहाँ पे अब देखिए अग्रहार क्या है, इसको आप समझ लीजिए। अग्रहार उस भूभाग को कहते हैं जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था। ब्राह्मणों से भूमि कर या अन्य प्रकार के कर नहीं वसूले जाते थे। ब्राह्मणों को स्वयं स्थानीय लोगों से कर वसूलने का अधिकार था। तो यहाँ पे भी आपने पढ़ा कि अब देखिए राजा के जो सेना है, जो उनको कर नहीं देना है, अब ये दान जो है ब्राह्मण को दे दिया गया है। अब ब्राह्मण इससे यहाँ से इस गांव से कर वसूल करेगा। जो कराएगा वो ब्राह्मण का होगा जिसे वो दान में पाया है। ठीक है। आगे आप देखें, भूमि दान के प्रचलन से जो है राज्य तथा किसानों के बीच संबंध की झांकी मिलती है। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन पर अधिकारियों या सामंतों का नियंत्रण नहीं था, जैसे पशुपालक, संग्राहक, शिकारी, मछुआरे, शिल्पकार, है ना, घुमक्कड़ तथा लगभग एक स्थान पर रहने वाले और जगह जगह घूमकर खेती करने वाले लोग। समानता ऐसे लोगों पर अपने जीवन और प्रदान के विवरण नहीं रखते थे, है ना। अब अगला पॉइंट आ जाइए, नगर और व्यापार। नए नगर, इसे देखें। आइए नगरों के बारे में बात करें जिनका विकास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ। जैसा कि हमने पढ़ा, इनमें से अधिकांश नगर महाजनपदों की राजधानियाँ थे। प्राय सभी नगर संचार मार्गों के किनारे बसे थे। पाटलिपुत्र जैसे कुछ नगर नदी मार्ग के किनारे बसे थे। उज्जैनी जैसे अन्य नगर भूतल मार्गों के किनारे थे। इसके अलावा पुहार जैसे नगर समुद्र तट पर बसे थे जहाँ समुद्री मार्ग प्रारंभ हुए। मथुरा जैसे अनेक शहर व्यावसायिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक गतिविधियों के जीवंत केंद्र थे, है ना। और यहाँ पे पाटलिपुत्र का इतिहास भी लिखा है, इसे आप समझ लीजिए, ध्यान दें। प्रत्येक नगर का अपना इतिहास था। उदाहरण के तौर पर पाटलिपुत्र का विकास पाटली ग्राम नाम के एक गांव से हुआ, है ना। फिर 5वीं सदी ईसा पूर्व में मगध शासकों ने अपनी राजधानी राजगाह, है ना, राजगृह जो नाम का प्राकृत भाषा में क्या करें, राजगाह से हटाकर इसे बस्ती में लाने का निर्णय किया और इसका नाम बदल दिया। 4वीं शताब्दी ईस्वी तक आते आते मौर्य साम्राज्य की राजधानी एशिया की सबसे बड़े नगरों में से एक बन गया। बाद में इसका महत्व कम हो गया जब चीनी यात्री ष्वेन त्सांग 7वीं सदी ईस्वी में यहाँ आया तो इसे नगर खंडहर में बदला मिला। ठीक है। तो ये कब ये खंडहर बन चुका था, जब ये आया है ष्वेन त्सांग 7वीं सदी ईस्वी में जब आया था। ठीक है। और उस समय यहाँ की जनसंख्या भी कम थी। आगे देखें, नगरीय जनसंख्या, इसे आप देखें। सम्भ्रात वर्ग और शिल्पकार। हमने पढ़ा कि शासक वर्ग और राजा किलेबंद नगरों में रहते थे। यद्यपि इनमें से अधिकांश स्थलों पर व्यापक रूप से खुदाई करना संभव नहीं है, क्योंकि आज भी हम क्षेत्रों में लोग रहते हैं हड़प्पा शहरों से भिन्न, लेकिन
फिर भी यहाँ विभिन्न प्रकार के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। इनमें उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे, थालियाँ मिलती हैं जिन पर चमकदार कलई चढ़ी है। इन्हें उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा जाता है। संभवतः इनका उपयोग अमीर लोग किया करते होंगे। साथ ही सोने, चांदी, कांस्य, तांबे, हाथीदांत, शीशे, तरह तरह के पदार्थों के बने गहने, उपकरण, हथियार, बर्तन, सीप, पकी मिट्टी मिली है। ठीक। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व आते आते हमें कई नगरों में छोटे दानात्मक अभिलेख प्राप्त होते हैं। इसे दाता के नाम के साथ साथ प्रायः उनके व्यवसाय का भी उल्लेख होता है। इनमें नगरों में रहने वाले धोबी, है ना, और बुनकर, लिपिक, बढ़ई, स्वर्णकार, लौहकार, अधिकारी, धार्मिक गुरु, व्यापारी, राजाओं के बारे में विवरण लिखे होते हैं। ठीक है। यहाँ पे ये आप देख पा रहे हैं एक प्रतिमा भेंट या मथुरा से मिली एक मूर्ति का भाग आप यहाँ पे देख रहे हैं। इस पर प्राकृत में अभिलेख है जिसमें कहा गया है कि एक स्वर्णकार धर्मक की पत्नी नागपिया ने इसे एक धार्मिक स्थल में स्थापित किया था। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण राज्य और नगर इस मानचित्र में आप देख रहे हैं। देखिए तक्षशिला, कुषाण, है ना, चोल, देखिए दक्षिण भारत में सातवाहन, ठीक, गुप्त देख लीजिए आप, है ना, दिख रहे हैं। आगे ध्यान दें, कभी कभी उत्पादकों और व्यापारियों के संघ का भी उल्लेख मिलता है जिन्हें श्रेणी कहा गया है। ये श्रेणियां संभवतः पहले कच्चे माल को खरीदती थी, फिर उनसे सामान तैयार कर बाजार में बेच देती थी। यह संभव है शिल्पकारों ने नगर में रहने वाले सम्राट लोगों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कई प्रकार के लौह उपकरणों का प्रयोग किया हो, है ना। आगे देखिए आप, उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार, इसे आप समझ लीजिए। अब देखिए एक यहाँ पे पॉइंट दिया है, इसे आप पढ़ लीजिए फिर आगे चलें। दानात्मक अभिलेखों से धार्मिक संस्थाओं को दिए दान का विवरण होता है। ठीक, अब आ जाइए पढ़िए। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से उपमहाद्वीप में नदी मार्गों और भूमार्गों का मानव जाल बिछ गया, है ना, कई दिशाओं में फैल गया था। मध्य एशिया और उनसे भी आगे तक भूमार्ग थे। समुद्र तट पर बने कई बंदरगाहों से जल मार्ग अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तक फैल गया। बंगाल की खाड़ी से यह मार्ग चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया था। शासकों ने प्राय इन मार्गों पर नियंत्रण करने की कोशिश की। संभवतः वह इन मार्गों पर व्यापारियों की सुरक्षा के बदले उनसे धन लेते थे। ठीक, इन मार्गों पर चलने वाले व्यापारियों में पैदल फेरी लगाने वाले व्यापारी, बैलगाड़ी, घोड़े, खच्चरों जैसे जानवरों के दल के साथ चलने वाले व्यापारी होते थे। साथ ही समुद्री मार्ग से भी लोग यात्रा करते थे, जो खतरनाक तो थी लेकिन बहुत लाभदायक भी थी। तमिल भाषा में मसत्तुवन और प्राकृत से सतवाह और सेट्टी नाम से प्रसिद्ध सफल व्यापारी बड़े धनी हो जाते थे। नमक, अनाज, कपड़ा, धातु और से निर्मित उत्पाद, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी जैसे अनेक प्रकार के सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते थे। ठीक, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च जैसे मसालों, कपड़ों, जड़ी बूटियों की भारी मांग थी। इन सभी वस्तुओं को अरब सागर के रास्ते भूमध्य क्षेत्र तक पहुंचाया जाता था। मालाबार तट, आधुनिक केरल, इसको आप समझ लीजिए। यह एक यूनानी समुद्र यात्री द्वारा रचित पेरिप्लस ऑफ
एरीथेरियन सी का एक अंश लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी का ये है। इसे आप पढ़िए। भारी मात्रा में काली मिर्च और दाल चीनी खरीदने के लिए बाजार वाले नगरों में वे विदेशी व्यापारी जहाज भेजते हैं। एक तो यह भारी मात्रा में सिक्कों, पुखराज, सुरमा, मूंगे, कच्चे शीशे, तांबे, टिन, शीशे का आयात किया जाता है। इन बाजारों के आसपास भारी मात्रा में उत्पन्न काली मिर्च का निर्यात किया जाता है। इसके अलावा उच्च कोट के मोतियों, हाथी दांत, रेशमी वस्त्र, विभिन्न प्रकार के पारदर्शी पत्थरों, हीरों, काले नग, कछुए की खोपड़ी का भारी मात्रा में आयात होता है। तमिलनाडु के कोंडुम नाल में बहुमूल्य और कम मूल्यवान पत्थरों से बनाए गए जाने वाले मोमो के दो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। यह संभव है कि पेरिप्लस में वर्णित पत्थरों को इन्हीं तटवर्ती बंदरगाहों तक स्थानीय व्यापारी लाए होंगे। ठीक, अब अगला पॉइंट देख लीजिए, सिक्के और राजा। व्यापार के लिए सिक्के के प्रचलन के विनिमय के कुछ हद तक आसान हो गया। चांदी और तांबे के आहत सिक्के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का सबसे पहले ढाले गए और प्रयोग में आए। पूरे महाद्वीप में खुदाई के दौरान इस प्रकार के सिक्के मिले हैं। मुद्रा शास्त्रियों ने इसका और अन्य सिक्कों का अध्ययन करके इसके वाणिज्यिक प्रयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाया है। ठीक, आहत सिक्कों पर बने प्रतीकों उन विशेष मौर्य वंश जैसे राजवंशों के प्रतीकों को मिलाकर पहचान करके कोशिश की गई है। पता चला है कि इन सिक्कों को राजाओं ने जारी किया था। यह भी संभव है कि व्यापारियों, धनपतियों, नागरिकों ने इस प्रकार के कुछ सिक्के जारी किए हों। शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ पहले सिक्के हिंद यूनानी से जारी किए थे, जिन्होंने द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप में उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया था। हालांकि सोने के सिक्के बड़े पैमाने पर प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण के राजाओं ने जारी किए थे। उनके आकार और वजन तत्कालीन रोमन सम्राट के ईरान और पार्थियन शासकों द्वारा जारी सिक्कों के बिल्कुल समान थे। उत्तर और मध्य भारत के कई पुरास्थलों पर ऐसे सिक्के मिले हैं। सोने के सिक्के के व्यापक प्रयोग के संकेत मिलता है कि बहुमूल्य वस्तुओं में भारी मात्रा में वस्तुओं का विनिमय किया जाता था। इसके अलावा दक्षिण भारत के अनेक पुरास्थलों से बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले हैं। इससे स्पष्ट है कि व्यापारिक तंत्र राजनीतिक सीमाओं से बंधा नहीं था, क्योंकि रोमन दक्षिण भारत रोमन साम्राज्य के अंतर्गत न होते हुए भी व्यापारिक दृष्टि से रोमन साम्राज्य से संबंधित था। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए पेरिप्लस यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है समुद्री यात्रा। ठीक है, एरीथ्रियन यूनानी भाषा में लाल सागर को कहते हैं। ठीक, अब आप समझ गए पेरिप्लस और एथीरियन सी का क्या मतलब है। चलिए आगे देखिए आप, पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों के यौधेय प्रथम शताब्दी ईस्वी कबायली गणराज्यों ने सिक्के जारी किए थे। पुराविदों को यौधेय शासकों द्वारा जारी तांबे के सिक्के हजारों की संख्या में मिले हैं, जिनसे यौधेय की व्यापार में रुचि और सहभागिता परिलक्षित होती है। ठीक, सोने के भव्य सिक्कों में से कुछ गुप्त शासकों ने जारी किए। उनके आरंभिक सिक्कों में प्रयुक्त सोना अति उत्तम था। इन सिक्कों के माध्यम से दूर देशों में व्यापार विनिमय करने में आसानी होती थी, जिससे कि शासकों को भी लाभ होता था। ठीक, यहाँ पे मुद्रा शास्त्र सिक्कों का अध्ययन, इसे आप ध्यान दें, मुद्रा शास्त्र सिक्कों का अध्ययन है। इसके साथ ही उन पर पाए जाने वाले चित्र, लिपि आदि तथा धातुओं का विश्लेषण और जिन संदर्भों में इन सिक्कों को पाया गया उनका अध्ययन भी मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, आहत शब्द से स्पष्ट है कि इन सिक्कों पर प्रतीकों को आहत करके बनाया जाता था। ये देखिए इस तरह जो है, यानी किसी चीज़ से पीटा गया है ना, ऐसे ही यहाँ पे डिजाइन दिख रही है आपको, तो आहत करके यानी पीट कर बनाया गया है, उसे कहते हैं आहत सिक्के।
यौधेय सिक्का यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरह का था। ठीक, आहत सिक्कों को आपने यहाँ पे देखा कैसा है। आगे देखिए, 6ठी शताब्दी में सोने के सिक्के मिलने कम हो गए। क्या इससे यह संकेत मिलता है कि इस काल में कुछ आर्थिक संकट पैदा हो गया? इतिहासकारों ने इसे लेकर मतभेद है। कुछ का कहना है कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद दूरवर्ती व्यापार में कमी आई, जिससे उन राज्यों, समुदायों, क्षेत्रों, संपन्नता का असर पड़ा जिन्हें दूरवर्ती व्यापार से लाभ मिलता है। अन्य का कहना है कि इस काल में नए नगरों और व्यापार के नवीन तंत्रों का उदय होने लगा था। ठीक, उनका यह भी कहना था कि यदि इस काल में सोने के सिक्कों का मिलना तो कम हो गया, लेकिन अभिलेखों और ग्रंथों में सिक्के का उल्लेख होता रहा है। क्या इसका अर्थ यह हो सकता है कि सिक्के इसलिए कम मिलते हैं क्योंकि वे प्रचलन में थे, उनका किसी ने संग्रह करके नहीं रखा था? अब आ जाइए अगला पॉइंट, मूल बातें। अभिलेख का अर्थ कैसे निकाला जाता है, इसे आप देखें। देखिए, अभी तक हम अन्य बातों के अलावा अभिलेखों के अंशों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, लेकिन इतिहासकारों ने यह कैसे ज्ञात होता है कि अभिलेखों पर क्या लिखा है। यहाँ पे आप गुप्त सिक्का देख रहे हैं, दिख रहे हैं ना, गुप्त सिक्के यहाँ आपके सामने है, बहुत ध्यान से इसे देखें। अब यहाँ पे अशोक का एक अभिलेख आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, देख रहे हैं ना। ब्राह्मी लिपि का अध्ययन, अगला पॉइंट आप देख रहे हैं। आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल ब्राह्मी लिपि है। ध्यान दीजिए, आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में किया गया है। ठीक, 18वीं सदी में यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता से आधुनिक बंगाली देवनागरी लिपि में कई पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू किया। उनके अक्षरों की प्राचीन अक्षरों के नमूना से तुलना शुरू की। आरंभिक अभिलेखों का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने कई बार यह अनुमान लगाया कि ये संस्कृत में लिखे गए हैं, जबकि प्राचीनतम अभिलेख वस्तुतः प्राकृत में थे। फिर कई दशकों बाद अभिलेख वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम के बाद जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का 1838 ईस्वी में अर्थ निकाल दिया। ठीक, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, अशोक के समय में ब्राह्मी व उसके समानार्थी देवनागरी अक्षर है ना। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ये देखिए, ये जो इस तरफ है ब्राह्मी लिपि है, अशोक के समय की लिखी गई, और ये देवनागरी जो आप इधर देख पा रहे हैं, देवनागरी शब्द है जो आज हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो ब्राह्मी लिपि अशोक के समय की, और आज कैसी, आज देवनागरी लिपि में आज कैसे लिखा जाता है वो देखिए, आमने सामने लिखा हुआ है ना। तो ये आप देख रहे हैं, क को कैसे लिखा गया है, इस तरह है ना। च को कैसे लिखा गया है, देखिए डी की तरह। सी कैसे ढ को कैसे लिखा गया है, आप देखिए सी की तरह। द देखिए इस तरह लिखा गया, द तो कुछ मिल रहा है ना। ये देखिए, चार, हिंदी की चार की तरह लिखा गया है, म को, है ना, लिखा जाता था। ये देखिए ऐसे डंडे की तरह, टेढ़ा डंडा जैसा, ये जो है र लिखा जाता था, है ना। यहाँ पे भी अब आप देखो कि ये देखिए, ये दिख रहा है ना, अक्षरों को भी ध्यान दीजिए कैसे दिख रहा है ना आपको। ये देखिए, द आपको मिल रहा है ना। अब देखिए, ये अभिलेख में बना हुआ है, देख रहे हैं ना, बहुत ध्यान से देखिए तब आप समझेंगे। ठीक, ये देखिए,
ये सब पत्थर पे खुदे हुए है, अशोक के ये अभिलेख है। अब आ जाइए, खरोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा गया। अब ब्राह्मी लिपि को आपने समझा, अब खरोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा गया इसे आप देखिए, समझिए। पश्चिमोत्तर के अभिलेख में प्रयुक्त खरोष्टी लिपि के पढ़े जाने की कहानी अलग है। इस अभी ब्राह्मी लिपि को आपने देखा कि जेम्स प्रिंसेप ने, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने अर्थ निकाल लिया, समझा, अर्थ को समझा 1838 ईस्वी में, है ना। अब आगे खरोष्टी लिपि, आपने देखा कि जो अशोक के अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में भी प्राप्त हुए हैं, खरोष्टी लिपि में भी प्राप्त हुई है, अरमाइक में भी है, यूनानी में भी है ना। तो अब देखिए यहाँ पे ये मुद्दा है कि खरोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा गया। अब आइए इसे आप जो है समझें। पश्चिमोत्तर के अभिलेखों में प्रयुक्त खरोष्टी लिपि के पढ़े जाने की कहानी अलग है। इस क्षेत्र में शासन करने वाले हिंद यूनानी राजाओं लगभग द्वितीय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व द्वारा बनवाए गए सिक्कों से जानकारी हासिल करने में आसानी हुई है। इन सिक्कों में राजाओं के नाम यूनानी और खरोष्टी में लिखे गए हैं। यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों ने अक्षरों का मेल किया। उदाहरण के तौर पर दोनों लिपियों में अपोलोडोटस का नाम लिखने में एक प्रतीक, मान लीजिए अ, प्रयुक्त किया गया है। चूँकि प्रिंसेप ने खरोष्टी में लिखे अभिलेखों की भाषा की पहचान प्राकृत के रूप में की थी, इसलिए लंबे अभिलेखों को पढ़ना सरल हो गया। ठीक, और ध्यान दें, अभिलेखों में प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य। इतिहासकारों एवं अभिलेख शास्त्रियों के काम करने के तरीकों से पता लगाने के लिए आइए अशोक के दो अभिलेखों को ध्यान से पढ़ें। ध्यान देने योग्य बात है कि अभिलेख स्रोत 10 में शासक अशोक का नाम नहीं लिखा है। इसमें अशोक द्वारा अपनाई गई उपाधियों का प्रयोग किया गया है, जैसे देवाना प्रिय। देवाना प्रिय मतलब क्या है इसका? देवताओं का प्रिय। देखिए उपाधि इसने अशोक ने धारण की है। और पियदस्सी, ये भी उपाधि धारण की है। इसका अर्थ क्या है? देखने में सुंदर, है ना। अशोक नाम अन्य अभिलेखों में मिलता है, इसमें उसकी उपाधियां भी लिखी हैं। इन अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद अभिलेख शास्त्रियों ने पता लगाया कि उनके विषय शैली, भाषा, पुरालिपि विज्ञान सब में समानता है। अतः वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अभिलेखों को एक ही शासक ने बनवाया था। ठीक, आपने यह भी देखा कि अशोक ने अपने अभिलेखों में कहा है कि उनसे पहले के शासकों ने रिपोर्ट एकत्र करने की व्यवस्था नहीं की थी। यदि अशोक के पहले के उपमहाद्वीपीय इतिहास पर विचार करें तो क्या आपको लगता है कि अशोक का वक्तव्य सही है? इतिहासकारों को बार बार अभिलेखों से लिखे कथनों पर परीक्षण करना पड़ता है ताकि यह पता चल सके कि उनमें लिखा है वह सत्य है, संभव है या अतिशयोक्तिपूर्ण है ना। क्या आपने ध्यान दिया कि कुछ शब्द ब्रैकेट में लिखे हैं? अभिलेख शास्त्री प्राय वाक्यों के अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऐसा करते हैं। यह बड़े ध्यान से करना पड़ता है जिससे कि लेखक का मूल अर्थ बदल न जाए। इतिहासकारों को और भी परीक्षण करने पड़ते हैं। यदि राजा के आदेश से यातायात मार्गों के किनारे, नगरों के पास प्राकृतिक पत्थरों पर उत्कीर्ण हो तो क्या वहां आने जाने वाले लोग उन्हें पढ़ने के लिए उस स्थान पर रुकते थे? अधिकांश लोग प्राय पढ़े लिखे नहीं थे। क्या पाटलिपुत्र में प्रयुक्त प्राकृत उपमहाद्वीप में सभी स्थानों पर लोग समझते थे? क्या राजा के आदेशों का पालन किया जाता था? इन प्रश्नों के उत्तर पाना सदैव आसान नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर का पॉइंट भी आप देख लीजिए। यहाँ पे राजा के आदेश, ये देखिए राजा का आदेश, इसको आप समझिए।
राजन दीवाना प्रिय प्रियदर्शी यह कहते हैं, देख रहे हैं ना, दीवाना प्रिय देवताओं के प्रिय सुंदर मुख वाले यह कहते हैं। देखिए खुदा हुआ है उनका आदेश अभिलेखों पर, पत्थरों पर। तो अतीत में मसलों को निपटाने और नियमित रूप से सूचना एकत्र करने की व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन मैंने निम्नलिखित व्यवस्था की है। लोगों के समाचार हम तक प्रतिवेदक सदैव पहुँचाए, चाहे मैं कहीं भी हूँ, खाना खा रहा हूँ, अंतःपुर में हूँ, विश्राम कक्ष में हूँ, गौशाले में हूँ, या फिर पालकी में मुझे ले जाया जा रहा है, अथवा वाटिका में हूँ। मैं लोगों के विषयों का निराकरण हर स्थल पर करूँगा। ये आप देख रहे हैं। हिंद यूनानी शासक मेनांडर का एक सिक्का यहाँ पे आप देख रहे हैं। सिक्कों का अध्ययन अगर आपको जैसे जानकारी चाहिए दोस्तों, तो ढेर सारे अगर आप लोग कमेंट करेंगे ना, तो पूरा सिक्कों का जो इतिहास रहा है मैं उसको आपको समझा दूंगा। चलिए आगे आप देखिए। इनमें से कुछ समस्याओं के प्रमाण हमें अशोक के अभिलेख में मिलते हैं। स्रोत 11, जिसकी व्याख्या प्रायः अशोक की वेदना के प्रतिबिंब के रूप में की जाती है। साथ ही यह युद्ध के प्रति उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन को भी दर्शाता है। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, यदि हम अभिलेख की शाब्दिक अर्थ के परे समझने का प्रयास करते हैं तो परिस्थिति को और भी जटिल हो जाती है। यद्यपि अशोक के अभिलेख आधुनिक उड़ीसा से प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनकी वेदना को परिलक्षित करने वाला अभिलेख वहाँ नहीं मिला है। अर्थात यह अभिलेख उस लेख से नहीं उपलब्ध है जिस पर विजय प्राप्त की गई है। इसका हम क्या अर्थ लगाएं? क्या राजा की नवविजित विजय की वेदना उस क्षेत्र के लिए इतनी दर्दनाक थी? राजा इस मुद्दे पर कुछ कह न सका। राजा की वेदना, यहाँ पे ध्यान दें। जब दीवाना प्रियदर्शी ने अपने शासन के 8 वर्ष पूरे किए तो उन्होंने कलिंग, ठीक है, पर विजय प्राप्त की। कलिंग कहाँ है? आधुनिक तटवर्ती जो उड़ीसा का क्षेत्र है। 1.5 लाख पुरुषों को निष्कासित किया गया, 1 लाख मारे गए और इससे भी ज़्यादा की मृत्यु हुई। ठीक है। कलिंग प्रशासन स्थापित करने के बाद दीवाना प्रिय धम्म के गहन अध्ययन, धम्म के स्नेह, धम्म के उपदेश में डूब गए, यानी धर्म के उपदेश में डूब गए। यही दीवाना प्रिय के कलिंग विजय की पश्चाताप है। दीवाना प्रिय के लिए यह बहुत वेदनादायी और निंदनीय है कि जब कोई किसी राज्य पर विजय प्राप्त करता है तो पराजित राज्य का हनन होता है, वहाँ लोग मारे जाते हैं, निष्कासित किए जाते हैं। ठीक। अब आगे आप देखें, अभिलेख साक्ष्य की सीमा को आप समझें। अब आपको यह पता चल गया होगा कि अभिलेखों से प्राप्त जानकारी को भी सीमा होती है। कभी कभी इसकी तकनीकी सीमा होती है। अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता है जिन्हें पढ़ पाना मुश्किल होता है। साथ ही अभिलेख नष्ट भी हो सकते हैं जिनसे अक्षर लुप्त हो जाते हैं। इसके अलावा अभिलेखों के शब्दों के वास्तविक अर्थ के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान हो पाना सदैव सरल नहीं होता, क्योंकि कुछ अर्थ किसी विशेष स्थान या समय से संबंधित होते हैं। यदि आप अभिलेख के शोध पत्रों को पढ़ें, इनमें से कुछ का उल्लेख काल रेखा 2 में किया गया है, तो आप पाएंगे कि विद्वान इसके पढ़ने के वैकल्पिक विधियों पर चर्चा करते रहते हैं, है ना। यद्यपि कई हजार अभिलेख प्राप्त हुए हैं, लेकिन सभी के अर्थ नहीं निकाले जा सके हैं या प्रकाशित किए गए या उनके अनुवाद किए गए। उनके अतिरिक्त अनेक अभिलेख रहे होंगे जो कालांतर में सुरक्षित नहीं बचे हैं। इसलिए अभिलेख अभी से उपलब्ध हैं, वह संभवतः कुल अभिलेखों के अंश मात्र हैं। इसके अतिरिक्त एक और मौलिक समस्या है। यह जरूरी नहीं है कि जिसे हम आज राजनीतिक आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं उन्हें अभिलेखों में अंकित किया गया हो।
उदाहरण के तौर पर खेती की दैनिक प्रक्रियाएं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के सुख दुख का उल्लेख अभिलेख में नहीं मिलता, क्योंकि प्रायः अभिलेख बड़े और विशेष अवसरों का वर्णन करते हैं। इसके अलावा अभिलेख हमेशा उन्हीं व्यक्तियों के विचारों को व्यक्त करते हैं जो उन्हें बनवाते हैं थे। ठीक है, इसलिए इन अभिलेखों को में व्यक्त विचारों की समीक्षा अन्य विचारों के परिप्रेक्ष्य में करनी होगी, ताकि हमें अतीत का बेहतर ज्ञान हो सके। ठीक, अर्थात राजनीतिक आर्थिक इतिहास का पूर्ण ज्ञान मात्र अभिलेख शास्त्र से नहीं मिलता है। ठीक, साथ ही इतिहासकार प्रायः प्राचीन और अर्वाचीन दोनों प्रकार के प्रमाणों पर आशंका व्यक्त करते हैं। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में 20वीं सदी के प्रारंभ में इतिहासकार प्रमुख रूप से राजाओं के इतिहास में रुचि रखते थे। 20वीं सदी के मध्य से आर्थिक परिवर्तन विभिन्न सामाजिक समुदायों के उदय के विषय में महत्वपूर्ण बन गया। हाल के दशकों में ऐसे समुदायों के प्रति इतिहासकारों में रुचि बढ़ी है जो सामाजिक हाशिए पर रहे। इससे संभवतः प्राचीन स्रोतों पर पुनर्विचार किया जाएगा और विश्लेषण की नई विधियां विकसित होंगी। ठीक, ये देखिए कर्नाटक से प्राप्त एक जो है ताम्र लेख आप यहाँ पे देख रहे हैं, लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी का ये है। देख रहे हैं ना, तांबे पे लिखा गया लेख है, कैसे बना हुआ है देखिए। अब ये भी देखिए ठोस पदार्थ पे है तो चल रहा है, अभी तक हम पढ़ पा रहे हैं। काल रेखा यहाँ पे दिया हुआ है, प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक विकास का समय क्या रहा है वो यहाँ पे लिखा है, आप इसे पढ़ें। देखिए, धान की रोपाई, गंगा घाटी में नगरीकरण, महाजनपद, आहत सिक्के का समय क्या रहा है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है लगभग 500-600 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ये देखिए उल्टा चल रहा है ना, 600 लेके 500 ईसा पूर्व। क्यों ऐसा उल्टा लिखा हुआ है? क्योंकि ये ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का समय है ना। तो 600 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ। आपको मैंने पढ़ा भी दिया जो है कि एडी क्या है, बीसी क्या है, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था तो आप समझ रहे होंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि जब भी आप लोग वीडियो देखें तो मैंने जो स्टार्ट किया है एक तरफ से एक तरफ जब आप देखेंगे तो आपका जो विषय है वो अच्छी से तैयार होगा। ठीक है, और देखिए अगला, मगध के शासकों की सत्ता पे पकड़ का समय क्या है, लगभग 500 से 400 ईसा पूर्व में जो है मगध के शासकों की पकड़ बन गई थी। सिकंदर का आक्रमण देखिए 327 से 325 ईस्वी पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण ये देखिए 321 ईसा पूर्व। अशोक का शासन 272 या 268 से 231 तक ये जो है शासन रहा है। ठीक, मौर्य साम्राज्य का अंत कब है, 185 ईसा पूर्व में अंत हो गया है मौर्य साम्राज्य का। और देखिए पश्चिमोत्तर शक शासक, दक्षिण भारत में चोल, चेर, पांड्य, दक्कन में सातवाहन कब हैं, 200 से लेके 100 ईसा पूर्व में। पश्चिमोत्तर के शक, मध्य एशियाई लोग, शासक, रोमन व्यापार, सोने के सिक्के हमें 100 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच के समय में मिलते हैं। कनिष्क का राज्यारोहण कब है, देखिए 78 ईस्वी में। सातवाहन और शक शासकों द्वारा भूमि दान के अभिलेखीय प्रमाण कब मिले हैं, ये है आप देखिए लगभग 100 से 200 ईस्वी में, है ना। गुप्त शासन का आरंभ कब है, 320 ईस्वी से। समुद्रगुप्त का देखिए 300 समय क्या रहा है शासन का, 335 से 375। चंद्रगुप्त द्वितीय दक्कन की में वाकाटक 375 से 415। कर्नाटक में चालुक्यों के उदय और तमिलनाडु में पल्लवों का उदय ये देखिए आप समय लिखा है 500 से 600 ईस्वी में। कन्नौज के राजा हर्षवर्धन चीनी यात्री स्वयं तसांग की यात्रा कब हुई है, 606 से 647 ईस्वी के बीच। और देखिए अरबों की सिंध विजय कब हुई है, यह है लगभग 712 ईस्वी में, है ना। यहाँ पे
नोट भी दिया है, इसे आप पढ़ सकते हैं। आर्थिक विकास का शुद्ध काल निर्धारण आसान नहीं है। साथ ही उपमहाद्वीप में अनेक भिन्नताएं हैं जिन्हें काल रेखा में इंगित नहीं किया जा सकता। ठीक है, विशेष विकास विशिष्ट काल का उल्लेख किया गया। कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि निश्चित नहीं है ना। अन्य राज्यारोहण की तिथि के साथ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए गए हैं। ठीक, चलिए आ जाइए। अगला काल रेखा 2 अभिलेखा शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति जो है, इसे आप देखें। 18वीं शताब्दी का समय, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन देखिए 1784 ईस्वी में हुआ है। अब आ जाइए 19वीं शताब्दी में कोलिन मैकेंजी ने संस्कृत को और तमिल भाषा के 8000 अभिलेख एकत्रित किए। 1810 का समय, जेम्स प्रिंसेप द्वारा अशोक की ब्राह्मी अभिलेखों का अर्थ लगाया गया है। ये देखिए समय 1838 ईस्वी आपने पढ़ा। ठीक है, और देखिए अलेक्जेंडर कनिंघम ने अशोक के अभिलेखों के एक अंश को प्रकाशित किया है ना। अलेक्जेंडर कनिंघम ने अशोक के एक अभिलेखों के एक अंश को प्रकाशित किया है। समय क्या है 1877 ईस्वी। ये आप ध्यान दीजिए कि जैसे काल जब आप पढ़ते हैं, जब काल समझ लेंगे तो और चीज़ें अच्छे से आपको इतिहास समझ में आएगा समय के कि किस समय में क्या है। तो इसलिए काल जानना जरूरी होता है। दक्षिण भारत के अभिलेखों के शोध पत्र एपिग्राफिया कर्नाटका का प्रथम अंक है 1836 में, माफ कीजिएगा 86 में। एपिग्राफिया इंडिका का प्रथम अंक प्रकाशित कब है 1888 ईस्वी में, है ना। अब देखिए 20वीं शताब्दी में 1965 से 66 में डीसी सरकार ने इंडियन एपिग्राफी एंड इंडियन एपिग्राफिकल ग्लोसरी है ना प्रकाशित की। ठीक, अब देखिए बाकी अब कंप्लीट हो गया आपका। तो भाई आज के वीडियो में आपको मुझे लगता है कि मज़ा आया होगा, क्योंकि आज आपने जो सफ़र किया है, जो टाइम ट्रेवल किया है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के आपने काल के बारे में अध्ययन किया है। तो आशा है आपको भाई यहाँ तक आपने देखा है तो पक्का मुझे भाई कंफर्म हो गया कि आपको वीडियो अच्छा लगा, इसीलिए आप यहाँ तक देखे हैं। तो भाई अब यहाँ तक आपने देखा है तो लाइक करते हुए जाइएगा, दोस्तों में शेयर करिए, और नए आए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। इतिहास से संबंधित कोई भी समस्या हो आप कमेंट करिए, कोशिश मेरी रहेगी कि उसे सॉल्व करूं। ठीक है, तो बस दोस्तों ये वीडियो इसी पे समाप्त करेंगे। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।